हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2, जो कि है आपका मैनेजमेंट प्रोसेस। इसके डिफरेंट सब टॉपिक्स है स्टूडेंट, हम लोग बारी बारी से सारे सब टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मीनिंग जान लेंगे कि आखिर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। डिटेल में मैनेजमेंट को हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट ऑथर्स या थिंकर्स या साइंटिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं मैनेजमेंट को, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग कैटेगरीज पे, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ प्राचीन समय से, यानी कि एंशिएंट टाइम्स से जो अभी का मॉडर्न एज है उस समय तक क्या मैनेजमेंट का इस्तेमाल पहले भी किया जाता था या मैनेजमेंट एक कहीं से इसका उत्पत्ति हुआ है। उन सभी चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे, इंग्लैंड में कैसे हुआ और भारत में कैसे हुआ, इन दोनों को। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से कि आखिर मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है ये समझ लेते हैं। सो गुड मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, गुड मैनेजमेंट जो है वो किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, बैकबोन है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर्स में, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स में जो मैनेजिंग स्किल है वो काफी अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टॉप पे रहती है। So managing an organization means getting things done with and through other people to achieve its objectives। अब इस पॉइंट को समझते हैं आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का क्या मतलब है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का मतलब है कि गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर पीपल, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टास्क है, उसका जो भी वर्क है, उसको कंप्लीट करना किसके साथ, उसके जो भी एम्प्लॉय हैं उनके साथ, उनके द्वारा करवाना टास्क को, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को, उस कंपनी की या उस प्रोजेक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, उसे कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। आगे बात समझ में, फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं कि मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का मतलब क्या हुआ, गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि उसके टास्क को कंप्लीट करना। अब टास्क कौन कंप्लीट करेगा, विथ एंड थ्रू अदर पीपल, यानी कि उसके जो भी एम्प्लॉइज होंगे, जो भी वर्कर्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, क्यों करेंगे पूरा, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव को, उस टास्क का, यानी वो टास्क क्या होगा, किसी ना किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा या हो सके ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव हो, उसे अचीव करने के लिए। आगे बात समझ में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। मैनेजमेंट और मैनेजिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। यानी अगर हम कहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेट करना, यानी कि उसका मैनेजमेंट को देखना, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हिंदी हम बोले तो होता है प्रशासनिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसको किसको हायर करना है, क्या क्या वर्क करवाना है, कैसे कौन सा कार्य किससे, यानी कि कौन सा वर्क किससे करवाना है, बेस्ट सुइटेबल कौन रहेगा, ये सारा चीज आता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। हम लोग स्टूडेंट एक सेपरेट सब टॉपिक आपका इसी यूनिट का है कि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें उस वीडियो में हम लोग इसे डिटेल से समझेंगे स्टूडेंट। सो मैनेजमेंट और मैनेजिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन whether it is a business, a non-profit organization और गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है स्टूडेंट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आइदर वो बिजनेस हो, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट बॉडी हो कोई, ठीक है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ सेटिंग द स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and coordinating the efforts of its employees or of volunteers to accomplish its objectives। अब इस पॉइंट्स को स्टूडेंट हम लोग तोड़ तोड़ के अच्छे से समझेंगे आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो मैनेजमेंट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ सेटिंग द स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है सेट ऑफ स्टेप्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट कर रहा है सेटिंग द स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी को सेट करना। स्ट्रेटेजी मींस क्या, उसके क्या रणनीति होगा उसका, है ना, उसका क्या स्ट्रेटेजी प्लान होगा। यहां पे आ गया प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। हम लोग एक सब टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट इसी यूनिट में, मैनेजमेंट प्रोसेस में,
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे हम लोग मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये कर रहा है मैनेजमेंट क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज है, जिसमें क्या है, सेटिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी को सेट करना, उसके रणनीति को तैयार करना, एंड कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज और वॉलंटियर्स टू एकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और उसके जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके वर्क्स को यानी उनके काम को कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट करना मींस क्या, समन्वय करना, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग के साथ उस कार्य को पूरा करना। किस लिए, टू एकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसे कंप्लीट करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आगे क्या कर रहा है, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, अब कैसे प्राप्त करेगा लक्ष्य को, उद्देश्य को, कैसे वर्क को करेगा, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो जो रिसोर्सेज उस ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करके। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि उन सारे रिसोर्सेज का हम यूज करके अपने वर्क में, सच एज वो क्या क्या हो सकती हैं वो रिसोर्सेज, फिनेंशियल, जो भी उसके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास फिनांस मौजूद है, नेचुरल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल तकनीकी हो सकता है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, बिल्कुल। और ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, डेट इज ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस मींस क्या, मानवीय संसाधन, जैसे एज ए एम्प्लॉई, एज ए वर्कर, आप क्या हो गए, आप हो गए ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस पॉइंट का स्टूडेंट सीधा सा मतलब क्या हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं और एक बार फिर से शुरू से लेके यहां तक समझते हैं। करा है कि मैनेजमेंट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ सेटिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज और ऑफ वॉलंटियर्स टू एकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज फिनेंशियल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कह रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें इंक्लूड रहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी प्लान को सेट करना, और उसके बाद क्या करना, जो भी उसके एम्प्लॉइज है, वर्कर्स हैं, उनके वर्क्स को कोऑर्डिनेट करके जो उसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे प्राप्त करना। कैसे, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है उनका यूज करके, सच है जो भी हमारे पास फिनांस मौजूद है, जितना हमारे पास नेचुरल टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट मौजूद है, जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज आइदर 10, 20, 25 हजार, 2000 है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं, उनका यूज करके हम उस किसी प्रोजेक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, वो क्या है स्टूडेंट, वो मैनेजमेंट है। आगे बात समझ में, यहां तक मैनेजमेंट में आपको कोई परेशानी स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए। एक दो पॉइंट्स हम लोग और देख लेते हैं स्टूडेंट। द टर्म मैनेजमेंट मे ऑल्सो रेफर टू दोज पीपल हु मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो टर्म्स है स्टूडेंट, वो उन लोगों को रेफर करने के लिए यूज किया जा सकता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली मैनेजर्स। और अगर कोई एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो इंडिविजुअली उन्हें क्या बोला जाएगा, मैनेजर बोला जाएगा ना। जैसे हम कहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, या किसी एक छोटे से होटल की हम बात कर ले तो कहते हैं ना कि इस होटल का मैनेजर ये। अब मैनेजर क्या, इसका मतलब उसके कुछ सेट ऑफ वर्क्स होते हैं। अब मैनेजर के क्या वर्क होते हैं, यानी मैनेजमेंट का जो वर्क होता है, आपका प्लानिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, स्टाफिंग होता है, कंट्रोलिंग, ये सारे को हम लोग डिटेल्स में स्टूडेंट इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, सीरीज में चलते रहिए, ठीक है। इट इज नथिंग बट गेटिंग द थिंग्स डन by other people with the help of optimum resources to achieve the goals। फाइनली क्या कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, नथिंग बट द थिंग्स डन बाय अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों के द्वारा। वो दूसरे लोग कौन होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स होंगे, उनके द्वारा काम को करवाना विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम रिसोर्सेज, जो कि हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका यूज करके किस लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है और जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स दोनों में, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। आखिर जो मैनेजमेंट है स्टूडेंट, इसका इवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ, जो उत्पत्ति हम लोग कर सकते हैं वो कहां से हुआ। तो हम लोग बारी बारी से स्टूडेंट एकदम सरल भाषा में समझते हुए चलेंगे हर एक टॉपिक को, ठीक है। सो कहा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट, द ऑरिजिन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डेज व्हेन मैन स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स। यानी कि मैनेजमेंट के ऑरिजिन को उस समय से कहा जा सकता है जब
लोगों ने यानी कि हम जैसे लोगों ने जब ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया, समूहों में रहना शुरू किया, जैसे हम लोग पहले क्या थे, आदि मानव थे, है ना, आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, ठीक है। तो उस समय वो लोग मतलब कि जो हम लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे वो अलग अलग रहते थे जैसे तैसे। उसके बाद उन लोगों ने धीरे धीरे समूहों में रहना शुरू किया होगा। तो उस समय से यहाँ पे मैनेजमेंट का जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। So the group became the first vehicle of understanding the coordination। इसीलिए वो जो ग्रुप था स्टूडेंट, वो फर्स्ट आपका व्हीकल बना, पहला साधन बना, माध्यम बना कि वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन को समझ सके, यानी कि आपस में परस्पर समन्वय करके, सहयोग करके वो अपने कार्यों को पूरा करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एकदम एंशिएंट टाइम की, जब हम लोग आदि मानव थे, उस समय क्या था, पहले एकदम पहले की बात करें तो ठीक है, सभी को अलग अलग थे। लेकिन जब उन्होंने समूहों में रहना शुरू किया होगा, तब क्या हुआ होगा कि उन्होंने अपने अपने वर्क्स को क्या कर दिया होगा, पार्टिकुलर डिफाइन कर दिया होगा कि अगर ठीक है हमें शिकार के लिए ही जाना है तो एक आदमी पीछे से अटैक करेगा, दो आदमी आगे से करेगा, कोई क्या करेगा, जाल फेंकेगा, कोई उस पर हमला करेगा। इस तरह से उन्होंने अपने वर्क्स को डिफाइन करके रखा होगा, है ना, अलग अलग करके रखा होगा। तो यहां से उनमें क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन का भावना जो था वो जागृत हुआ। उन लोगों ने कोऑर्डिनेशन को समझा कि किस प्रकार से हम लोग आपस में परस्पर सहयोग से एक हार्ड टास्क को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखते हैं। ग्रुप बिकेम द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीइंग द गोल्स एंड देन हाउ द गोल कैन बी अचीव्ड थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स। वो जो ग्रुप बना, वो जो लोगों के समूह बने, वो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट बना, पहला ऐसा यंत्र था जो कि गोल को देख सकता था, है ना। वो लोग अपने जो भी छोटा सा ही टास्क हो, उनका आइदर किसी का शिकार करना हो, ठीक है, किसी शेर भालू बंदर किसी का शिकार करना हो, ठीक है, तो वो क्या कर सकते थे, अपने गोल को देख सकते थे, यानी ठीक है मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। एंड देन हाउ द गोल कैन बी अचीव्ड थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स, कैसे सारे लोगों के एफर्ट्स का इस्तेमाल करके हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। यानी कि अगर उन लोगों ने समूहों में रहना जब शुरू किया, तो जैसा मैंने बताया कि वो लोग अपने गोल को देख पा रहे थे कि हमें क्या करना है, मान लिया जाए किसी का शिकार करना है, जो भी हो, शेर बाघ भालू किसी का शिकार करना है, तो वो गोल तो देख पा रहे हैं और वो ये भी जान रहे हैं कि किस प्रकार से उस गोल को अचीव किया जा सकता है थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी कि सारे लोग जो उस समूह में, उनके एफर्ट्स के कोऑर्डिनेशन से, उनके एफर्ट्स को मिला दे, अगर हम कोई इधर से अटैक करे, कोई आगे से, पीछे से, कोई जाल फेंके, अलग अलग टास्क में डिफाइन कर दे, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। यही कोई एक व्यक्ति जाके करे तो मे भी चांस है कि वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हुआ स्टूडेंट, यहां से जो कहा जाता है कि मैनेजमेंट का उत्पत्ति हुआ। इवोल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है कि जो इवोल्यूशन, विकास होते चला गया मैनेजमेंट का, वो हम लोग आगे अभी आएंगे। अब विकास पढ़ने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि आखिर उत्पत्ति इसका कैसे हुआ है, ओरिजिन क्या था, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। So somebody would plan, somebody would coordinate, someone did all these in different ways, but these are all learning, trial and error and application of one's knowledge to see how better things can be done। कहा जा रहा है कि जब ऐसा स्थिति होता था, यानी कि जब उनको किसी गोल को अचीव करना होता था बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट, तो क्या करता था, कोई प्लान करता होगा, है ना, समबडी वुड कोऑर्डिनेट, कोई लोगों को कहता होगा कि आपका ये टास्क है, ये टास्क है। समवन डिड ऑल दिस इन डिफरेंट वेज, कोई ऐसा हो सकता है कि इन सभी को अलग तरीके से करता होगा, है ना, सबका अलग अलग अप्रोच हो सकता है। बट दीज आर ऑल लर्निंग, वो सारे उस समय क्या कर रहे थे स्टूडेंट, वो सारे सीख रहे थे। ट्रायल एंड एरर एंड एप्लीकेशन ऑफ वंस नॉलेज टू सी हाउ बेटर थिंग्स कैन बी डन। वो लोग उस समय क्या करते थे, नए नए तरीकों का ट्रायल करते थे। उसमें मान लिया जाए कोई एरर, यहाँ एरर से मतलब है कि मान लिया जाए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड एप्लीकेशन ऑफ वंस नॉलेज टू सी हाउ बेटर थिंग्स कैन बी डन, और एक दूसरे के नॉलेज का उपयोग करके वो लोग ये सीखते जा रहे थे कि किस प्रकार से चीजों को और बेहतर ढंग से किया जा सकता है ना, आपस में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करके हम अच्छे तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बट हिस्ट्री रिवील्स दैट स्ट्रॉन्ग मैन ऑर्गेनाइज्ड द मासेस इनटू ग्रुप्स एंड आल्सो बिकेम द लीडर्स। यानी कि जो हिस्ट्री है, इतिहास से हमें यह पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग मैन था वहां पे, यानी कि जो भी एक
होता है ना कि बाहुबली जिसे बोला जाता है, जो भी था, ऑर्गेनाइज्ड द मैसेस इनटू ग्रुप्स। मैसेस का मतलब होता है कि लोग या जनता, उनको उन्होंने क्या किया कि ग्रुप्स में डिवाइड किया और खुद क्या बन गए, लीडर्स बन गए। अब यहाँ लीडर्स का कॉन्सेप्ट आया, यही लीडर्स का कॉन्सेप्ट आगे जाके क्या हुआ, मैनेजर्स का टर्म कहलाया। ये मैनेजर्स का टर्म बना किसमें, ऑर्गेनाइजेशन। और ये बातें समझ में किस प्रकार से इवोल्यूशन धीरे धीरे होते जा रहा है मैनेजमेंट में। सबसे पहले हमने क्या देखा स्टूडेंट की ओरिजिन कहां से हुआ मैनेजमेंट का। अगर आपसे इवोल्यूशन पूछा जाए तो बताना है कि ओरिजिन हुआ है सबसे पहले जब लोगों ने, एंशिएंट मैन जो थे, उन्होंने जब ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया और उनके जो भी टास्क होते थे, वर्क्स होते थे, वो उन्होंने एफर्ट्स यानी कि सारे लोगों के एफर्ट्स से उनको करना शुरुआत किया। ठीक है, उनमें से कोई प्लान करता था, कोई कोऑर्डिनेट करता था डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, और वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया और खुद क्या बन गए, लीडर्स बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज टू बी फाउंड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक लाइफ। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है स्टूडेंट, उसका जो यूज यानी कि उसका यूज करने का जो एविडेंस है, प्रूफ है, वो पाया जाता है डिफरेंट पब्लिक लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में। इन एंशिएंट ग्रीस यानी कि प्राचीन यूनान की बात करें, सच थिंग्स हैपनिंग इन द रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च में ये सारी घटनाएं घटी हैं। सिमिलर थिंग्स वेर कमिंग इन द मिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो वहां भी ये चीजें धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लगी। मिलिट्री फोर्सेस में क्या होता है, सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन रहता है, कोई एक अकेले किसी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, यही बातें धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में भी लागू होती चली गई। द इम्पॉर्टेंट डिपार्चर कैम विद द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो इम्पॉर्टेंट डिपार्चर टाइम आया, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का, यानी जो आपका मैनेजमेंट था उसका विकास का जो एकदम चरम पे जो दौर आया उसका, वो आया विद द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो आपका औद्योगिक क्रांति था उसके शुरुआत के साथ। The position underwent a radical change. The structure of industry became extremely complex and new problems generated for industrialists. जो इंडस्ट्री था उसका जो स्ट्रक्चर यानी वो कॉम्प्लेक्स होता चला गया और नए नए प्रॉब्लम्स जो थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास जनरेट यानी कि आती चली गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन gave that pressure for being systematic and also understanding how human effort can be organized better. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति का समय आया, उन्होंने यह गैप डेट प्रेशर फॉर बीइंग सिस्टमैटिक, ताकि उन्होंने यह प्रेशर दबाव बनाया कि लोग, यानी जो लोग का यहाँ से तात्पर्य है जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं। और उन्होंने ये भी समझा कि हाउ ह्यूमन एफर्ट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बेटर, किस प्रकार से ह्यूमन के एफर्ट को बेटर ढंग से सिस्टमैटिक वे में उसे क्या किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, उसके कार्यों को सिस्टमैटिक ढंग से करवा के गोल को अचीव किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली एट दिस स्टेज यानी कि उसी समय की अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, द डेवलपमेंट ऑफ अ फॉर्मल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बोथ ऑफ वर्क एंड द वर्कर्स बिकेम एब्सोल्युटली नेसेसरी। यानी कि इसीलिए उस समय तक कोई प्रिंसिपल तो आया नहीं था। जब आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उस समय तक कोई मैनेजमेंट का जो था आपका फंडामेंटल रूल्स ये वगैरह नहीं था। तो उस समय ये एब्सोल्युटली नेसेसरी हो गया, एकदम अत्यंत आवश्यक हो गया कि कोई एक फॉर्मल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हो, किसके लिए, बोथ ऑफ वर्क एंड द वर्कर्स, यानी कि कार्य काम के लिए भी और जो श्रमिक है यानी जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी कोई एक क्या हो, थ्योरी हो मैनेजमेंट का। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इन इंडिया द कौटिल्य, द विष्णुगुप्ता, द चाणक्य, it can be seen that many of these things have been stated so clearly around 320 BC, यानी कि 320 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में स्टूडेंट जो चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इन सभी चीजों को पहले से ही बखान कर दिया था। यानी पहले से ही उन्होंने इन सभी चीजों को अपने जो भी ग्रंथ थे, जिन्हें बोला जाता है कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिन्हें बोला जाता है, आप लोग आई होप नाम सुने होंगे उनका। ठीक है, हम लोगों को इतिहास में भी पढ़ना था थोड़ा सा। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही उन्होंने वर्णन कर दिया है। तो हम लोग इंडिया में देख सकते हैं कि जो आपका स्टार्ट था मैनेजमेंट का वो 320 ईसा पूर्व ही हो चुका था। ठीक है, लेकिन उसे जो है
एक डेट नहीं माना जाता है, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तब से माना जाता है, और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। सच एज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, लॉ एंड लॉ कोर्ट्स, म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स, टैक्सेशन, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स हैव बीन मेंशन्ड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। देखिए बताया गया है कि इंडिया में क्या थे, जो चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, देखा जा सकता है कि उन्होंने इन सभी चीजों को 320 ईसा पूर्व पहले से ही वर्णन कर दिया था। जैसे क्या कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, किस प्रकार से व्यापार एवं वाणिज्य को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लॉ एंड लॉ कोर्ट्स, क्या क्या लॉ होने चाहिए, कानून, किस प्रकार से अदालतें काम करेगी, म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स, अगर मैं नगर पालिका की बात करूं तो वो किस प्रकार से काम करेगी, टैक्सेशन, कर किस प्रकार से लागू करना चाहिए, टैक्स, रेवेन्यू, जो आपका रेवेन्यू आता है, राजस्व आता है, किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से जनता के लिए हितकारी काम करने चाहिए, एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित, फैक्ट्रीज वगैरह जो लॉ थे वो पहले से ही, ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स हैव बीन मेंशन्ड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में पहले से ही इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। कब? 320 ईसा पूर्व ही। तो समझ सकते हैं कि हम लोगों का जो अर्थशास्त्र है वो कहां से चला आ रहा है। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो अराउंड 1750 इंग्लैंड एंटर्ड अ पीरियड रेफर्ड टू एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत था वो 1750 इंग्लैंड से हुआ। सो द क्लियर डिपार्चर इज अराउंड द 1750 एंड लाइक इन। तो अगर हम इंग्लैंड के संदर्भ में बात करें तो 1750 या उसके आसपास में जो है हम डेट एक रख सकते हैं कि वहां से जो है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। लेकिन यही अगर मैं इंडिया की बात करूं एज अ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टर्म्स पे, ठीक है, अर्थशास्त्र के मैं बेसिस पे नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि ये तो 320 ईसा पूर्व ही बता दिया गया था। अगर मैं बात करूं इन इंडिया, द फर्स्ट फैक्ट्री सिस्टम इस्टेब्लिश्ड इन 1854, फर्स्ट जो आपका फैक्ट्री सिस्टम था इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1854 में। और ये आपसे एमसीक्यूज भी काफी बार स्टूडेंट पूछे गए हैं। विथ द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आगमन के साथ ही द फैक्ट्री सिस्टम एज इट इज नॉन टुडे बिकेम अ डोमिनेंट फीचर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसके आगमन के साथ ही जो आपका फैक्ट्री सिस्टम था वो एक डोमिनेंट फीचर बन गया इकोनॉमी का, यानी एक मुख्य विशेषता जिसे आप कह सकते हैं, मुख्य आधार कह सकते हैं, वो बन गया किसी भी जो इंडिया था उसका अर्थव्यवस्था का, उसका इकोनॉमी का। यहां तक सारे बातें स्टूडेंट क्लियर है आप लोगों को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट्स स्टूडेंट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहले से ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको वीडियो की टाइमिंग्स वगैरह, किस दिन वीडियो आएगी, पीडीएफ वगैरह पहले से अपलोड करा दिए जाते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में से भी सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिए रहते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो द मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री गॉट डिफाइंड एंड गॉट इवॉल्व्ड थ्रू आउट 1850s, यानी कि 1850 के दशक की अगर हम बात करें, 1850 का दशक जो था उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, इन सभी को डिफाइन किया गया सारे टर्म्स को, एंड गॉट इवॉल्व्ड, वो सारे क्या हुए? विकसित हुए धीरे धीरे पूरे 1850 के दशक की अगर बात करें तो। अंडर दिस सिस्टम क्या हुआ 1850 के दशक में? लैंड, बिल्डिंग, हायर्ड लेबर, कैपिटल वेयर ऑल मेड अवेलेबल टू द एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर थे, उद्यमी थे, जो नए नए उद्योग लगाना चाह रहे थे उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में, तो उनको क्या लैंड प्रोवाइड किया गया, बिल्डिंग, उन्होंने क्या किया, हायर्ड लेबर, श्रमिकों को हायर किया, कैपिटल वेयर ऑल मेड, कैपिटल जो पूंजी था उनका उन्होंने उपयोग करके क्या किया, इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश्ड किया। द एंटरप्रेन्योर स्ट्राइव्स टू कंबाइन दीज फैक्टर्स फॉर अचीविंग अ पार्टिकुलर गोल। एंटरप्रेन्योर क्या करते थे? एंटरप्रेन्योर प्रयास करते थे कि इन सभी फैक्टर्स को मिला के हम क्या कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। ये धीरे धीरे स्टूडेंट आपको इवोल्यूशन समझते आ रहा होगा कि किस प्रकार से इवोल्यूशन आपका होते जा रहा है मैनेजमेंट का, है ना। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में क्या हुआ, फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय में ही कह सकते हैं हम लोग, उसे जस्ट फॉलो करते हुए, certain pioneers challenged the traditional character of management by introducing new ideas and approaches
इन कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ लेबर, ह्यूमन लेबर एंड द कैपिटल। कहा जा रहा है कि इसी समय में डिफरेंट जो पियोनर्स थे, इसका मतलब पियोनर्स का मतलब क्या हुआ कि जो आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं, जो पहले से बताते हैं मार्केट के बारे में, या क्या बोल सकते हैं पूर्वानुमान लगाना जिसे कहते हैं, उसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने चैलेंज किया ट्रेडिशनल कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट को, कि जो ट्रेडिशनल कैरेक्टर उस समय जो एक फॉर्मल थ्योरी एस्टेब्लिश्ड हुआ था, उनके जो भी थ्योरी थे, जो भी सिद्धांत थे, उनको चैलेंज किया बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेज। नए नए विचार, नए नए आइडियाज, नए नए अप्रोच, तौर तरीके को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जो भी लेबर है और कैपिटल है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए। आगे बात समझ में, यहां तक मैनेजमेंट के इवोल्यूशन में, विकास क्रम में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आखिर जो कंट्रीब्यूशन था स्टूडेंट, वो जो साइंटिस्ट थे, थिंकर्स थे, जिन्हें हम पियोनर्स कह सकते हैं, क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, आइए हम लोग उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन इन द इवोल्यूशन, मेनी थिंकर्स, साइंटिस्ट रिलेटेड टू मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटेड इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट साइंस ऑल द टाइम। कई सारे विचारकों ने, साइंटिस्ट ने क्या क्या मैनेजमेंट का जो विकास क्रम था उसमें, उसके इवोल्यूशन में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, आइए उन सभी को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्टूडेंट, इन सारे पॉइंट्स को आप लिख देते हैं अगर, तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स दिया जाएगा। फर्स्ट कहा जा रहा है, रॉबर्ट ओवेन बिलीव्ड दैट द वर्कर्स परफॉर्मेंस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द शॉप फ्लोर वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स, हाउसिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, प्रोविजन ऑफ कैंटीन, रेस्ट प्लेसेस, काइंड ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। रॉबर्ट ओवेन बिलीव करते थे कि जो वर्कर्स का परफॉर्मेंस होता है, जो किसी भी एम्प्लॉइज किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करता है, तो उसका जो वर्क परफॉर्मेंस होता है वो काफी फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी कि वो वर्क परफॉर्मेंस उसका प्रभावित होता है किससे किससे, वर्किंग कंडीशंस, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, किस प्रकार का वर्किंग कंडीशन उसे मिल रहा है, वर्किंग आवर्स, आखिर उसे एक दिन या सप्ताह की बात करें तो कितने घंटे काम करवाया जा रहा है, हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है या नहीं, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, क्या वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई या नहीं, या डायरेक्ट उन्हें काम में लगा दिया गया है, प्रोविजन ऑफ कैंटीन, उनके लिए कैंटीन का प्रोविजन किया गया है या नहीं किया गया, रेस्ट प्लेस, उनके रहने की सुविधा, काइंड ट्रीटमेंट जो आपका होता है, ट्रीटमेंट वगैरह उनका सुविधा किया गया या नहीं किया गया, एक्सेट्रा। इन सभी चीजें, यानी कि ये सभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड करती है, ये सभी फैक्टर प्रभावित करते हैं किसकी, किसी भी वर्कर्स को के परफॉर्मेंस को। रॉबर्ट ओवेन ने ऐसा कहा, वो ऐसा मानते थे। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स बेबेज ट्राइड टू एडवांस टेक्नोलॉजी। बिल्कुल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज कौन थे, फादर ऑफ कंप्यूटर जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, जिससे मैनेजमेंट प्रोसेस में काफी मदद मिला हम लोग को। ही एडवोकेटेड द यूज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्यूरेट डेटा टू रन फैक्ट्रीज। उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स का यूज करके इन्वेस्टिगेशन, एक्यूरेट डेटा, इन सभी चीजों को क्या किया, इन सभी चीजों के कॉन्सेप्ट को लाया ताकि फैक्ट्रीज क्या कर सके, आसानी से रन कर सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग थिंकर्स हो या साइंटिस्ट हो, जैसे चार्ल्स बेबेज की बात कर ले, तो इन सभी का अपना अपना योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में। और भी हम लोग एक दो देख लेते हैं स्टूडेंट। वॉट जूनियर एंड रॉबिन्सन बोल्टन की बात करें तो ये दोनों क्या थे, सन्स, यानी कि ये दोनों सॉन्स थे किसके, जेम्स वॉट के। कौन जेम्स वॉट, द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, जिन्होंने वास्प इंजन का आविष्कार किया था। They used the following management techniques, forecasting and market survey। यानी जो वॉट जूनियर और रॉबिन्सन बोल्टन थे वो ये मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करते थे, फोरकास्टिंग और मार्केट सर्वे। फोरकास्टिंग क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना, यानी मार्केट का क्या डिमांड होने वाला है इसका पूर्वानुमान, और आज भी इसका यूज होता है। जैसे कि हम लोग पता करते कि अच्छा अगर दिवाली का सीजन आ रहा है तो पूर्वानुमान लग जाता है कि अच्छा जो भी चीजें हैं, यानी कि जो धातु की चीजें हैं उनका सेल काफी बढ़ने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका सेल काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो ये सारा क्या है, फोरकास्टिंग है, यानी ये होना तय है, हर बार से होता आया है। लेकिन अगर मान लिया जाए ना हो तो ऐसा तो कोई संभव है नहीं, है ना, हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन फोरकास्टिंग करना, मार्केट का सर्वे करना, ये सारी चीजें इन लोग यूज करते आ रहे थे। दे स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ प्रोडक्शन,
planning, a standardization of parts, elaborate statistical records and welfare of workers। इन्होंने प्रोडक्शन के बारे में बातें करने स्टार्ट कर दी, प्लानिंग किस प्रकार से किया जाए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्ट्स, किसी भी पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स हो, किसी भी मशीन का पार्ट्स हो, मशीनरी पार्ट हो, उनका एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो, है ना, जैसे आजकल कोई भी चीज एक स्टैंडर्ड उसका फिक्स्ड डिफाइन है, ठीक है। इलेबोरेट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, वर्कर जो भी हैं, जो भी श्रमिक है, उनके हित के बारे में इन्होंने बात करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं मैनेजमेंट धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे आपका विकास इसका होते जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट F.W. टेलर, ठीक है। प्रोवाइडेड अ बेस अपॉन विच मच ऑफ आवर करंट थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड। यानी जो F.W. टेलर थे उन्होंने एक बेस प्रोवाइड किया, एक आधार प्रोवाइड किया जिसपे मच ऑफ आवर करंट थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड। उस बेस पे हम जो आज मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं वो उस आधार पे टिका हुआ है। He saw the need to systematic management to analyze the work। उन्होंने देख लिया पहले कि हमें फ्यूचर में सिस्टमैटिक मैनेजमेंट का जो है जरूरत पड़ने वाला है किसी भी वर्क को एनालाइज करने के लिए। He said the work is the fundamental of all the things of the organization or of the management। उन्होंने क्या कहा कि जो वर्क है, जो आपका टास्क है, वो फंडामेंटल है जितने भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में है उन सभी चीजों में, और बिल्कुल ये बातें सत्य है। He published what is known as the Principles of Scientific Management in the year 1911। F.W. टेलर ने स्टूडेंट 1911 में प्रिंसिपल्स दिया ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। यानी कि आपको ध्यान देना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स था वो किनके द्वारा दिया गया था, F.W. टेलर के द्वारा। ये आपसे काफी बार स्टूडेंट एमसीक्यूज में पूछा गया है। और उन्होंने कब पब्लिश किया था प्रिंसिपल्स को, 1911 में, 1911 में। So to measure it and to assign portion of work to the people best selected and trained to perform the work। ताकि क्या कर सके हम लोग, मेजर कर सके। किसे मेजर कर सके, वर्क को मेजर कर सके, अपने वर्क डन को, जो भी टास्क हो उसको मेजर कर सके। एंड टू असाइन पोर्शन ऑफ वर्क टू द पीपल बेस्ट सिलेक्टेड। देखिए यहाँ पे पोर्शन ऑफ वर्क की बात की जा रही है, यानी कि जो एक पूरा टास्क है उसको छोटे छोटे पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से आपका इवोल्यूशन होते जा रहा है मैनेजमेंट का। तो पोर्शन ऑफ वर्क को हम क्या करेंगे, जो बेस्ट सिलेक्टेड पीपल होगा उसे हम असाइन करेंगे एंड ट्रेंड टू परफॉर्म द वर्क, और उसे उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम ट्रेंड करेंगे। जब उसे ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो उस वर्क को अच्छे से और इजी वे में कम समय में क्या कर सकता है, उसे परफॉर्म कर सकता है। सो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। यानी कि राइट जॉब के लिए राइट मैन इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, प्रिंसिपल क्या था, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। यानी कि जो भी आपका जॉब है, जो भी वर्क डन करवाना है, वो आप राइट पर्सन से अगर करवाइएगा तो आप इजी वे में वो कर देगा, पहली बात। तो दूसरी बात क्या, आपका टाइम बचेगा। जिस प्रकार से अगर मैं सीएस का एज ए स्टूडेंट या सीएस का एज ए टीचर हूं मैं, तो अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई टास्क मिलेगा तो आसानी से मैं कर दूंगा। लेकिन मान लिया जाए मुझे सिविल का कोई टास्क दे दिया जाए या मैकेनिकल का कोई टास्क दे दिया जाए तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए देन मैं उसे कर सकता हूं। यही उन्होंने कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यानी कि सही काम के लिए आप सही व्यक्ति को, बेस्ट सुइटेबल जो पर्सन हो उसको चूज कीजिए। यहां तक बातें समझ में आ गई स्टूडेंट? तो ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में F.W. टेलर के द्वारा दिया गया था। It is a process of directing human efforts which employs scientific methods and also the management specialist। ये क्या है, जस्ट ह्यूमन एफर्ट्स को डायरेक्ट करने का एक तरीका जो मैनेजमेंट है, ये क्या है, डायरेक्टिंग ह्यूमन एफर्ट्स। अब हम लोग टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे, कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म होगा, ह्यूमन एफर्ट्स उसमें लगेगा, है ना। लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एम्प्लॉइज उसमें अपने अपने टास्क को, पोर्शन ऑफ वर्क को परफॉर्म करेंगे तो गोल अचीव होगा। तो उस ह्यूमन एफर्ट्स को जस्ट डायरेक्टिंग करना ही क्या है, मैनेजमेंट है। किस प्रकार से जो मैनेजर्स होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं कि आपको ऐसे करना है, इस प्रकार से करना है, इसे ये वर्क करना है, ये क्या है, आपका मैनेजमेंट है, जिसमें आपके कई साइंटिफिक मेथड्स, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, ये सारे क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, शामिल होते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
सो नेक्स्ट आपका है हेनरी फयोल। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट वाज इनिशिएटेड बाय हेनरी फयोल। हेनरी फयोल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या जिसे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, उनका इन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंसिपल को दिया या कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं स्टूडेंट। हमें पढ़ना है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फयोल, वो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट अपने इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में, एक दो वीडियोज के बाद स्टूडेंट, आपको घबराना नहीं है। हेनरी फयोल कौन थे? ए फ्रेंच इंजीनियर कम मैनेजर इन यूरोप, यानी कि वो एक फ्रेंच इंजीनियर सह वो क्या थे, मैनेजर भी थे, यूरोप में दोनों थे, ठीक है। His thought is also called as the process school of management। उनके जो भी विचार थे मैनेजमेंट के बारे में, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। So in the process school of management, he talked about what is known as several principles of management। उन्होंने अपने प्रोसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि उनके विचारों को कहा जाता है, उनके विचारों के कॉम्बिनेशन थॉट्स को बोला जाता है, उसमें उन्होंने सेवरल प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है। अब वो जो 14 प्रिंसिपल्स टोटल हैं, वो 14 प्रिंसिपल्स को हम लोग स्टूडेंट एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 14 प्रिंसिपल्स को हम लोग को काफी डिटेल में पढ़ना है, तो उसमें लगभग 1-1.5 घंटा का समय लगेगा, उसे हम लोग विस्तार से किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। So management process as proposed by Fayol is that in business organization it can be classified under 6 headings। जो मैनेजमेंट प्रोसेस दिया गया हेनरी फयोल के द्वारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसे हम लोग निम्नलिखित 6 हेडिंग्स में चाहें तो हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हम एक ओवरऑल देखेंगे। फर्स्ट है देयर आर टेक्निकल एस्पेक्ट्स विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द प्रोडक्शन। जो भी मैनेजमेंट है उसके कुछ तकनीकी पहलू हो सकते हैं जिन्हें हम प्रोडक्शन कहेंगे। कॉमर्शियल पहलू यानी कि कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें परचेजिंग एंड सेल, जो आपका खरीद बिक्री का जो भी वर्क है वो आ जाता है। फिनेंशियल हो सकते हैं द फंडिंग, जो भी फंडिंग किया जाता है, एंड कंट्रोलिंग द कैपिटल, जो भी कैपिटल है, पूंजी है, उसको कंट्रोल करना। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन, जो भी प्रॉपर्टी है और जो भी आपके एम्प्लॉयज है उनके प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी का व्यवस्था करना। अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो स्टॉक टेकिंग, जो भी शेयर वगैरह होते हैं उनको खरीदना, एंड बैलेंस शीट और कॉस्टिंग वगैरह अकाउंटिंग में आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज की बात करें, इन्वॉल्विंग हायरिंग पीपल, किन किन लोगों को हायर करना है, कौन कौन सा पोजीशन अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खाली बचा हुआ है, तो ये सारे कुछ हेडिंग्स है जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं हेनरी फयोल के द्वारा जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जस्ट अभी एक ओवरऑल है, आपको घबराना नहीं है। जो 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे वो हम लोग बारी बारी से सारे को नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो ये था स्टूडेंट बेसिकली आपका इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो हमने क्या समझा, हमने सबसे पहले समझा क्या स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, है ना, क्या होता है मैनेजमेंट का मीनिंग। देन हम लोगों ने समझा इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में कि किस प्रकार से आखिर इवोल्यूशन जो विकास है वो स्टार्ट हुआ। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा ऑरिजिन ऑफ मैनेजमेंट, आखिर मैनेजमेंट का उत्पत्ति कहां से हुआ, जन्म कहां से हुआ। तो हमने देखा क्या कि हम एकदम एंशिएंट टाइम की बात करें, जो एंशिएंट मैन थे वहीं से मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ, वहीं से लोगों का परस्पर समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ किसी पार्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। दिन धीरे धीरे ये विकसित होते गया। हमने इंडिया की बात किया जहां पे कौटिल्य अर्थशास्त्र 320 ईसा पूर्व पहले ही लिखा जा चुका था, जिसमें उन्होंने इन सारी चीजों का वर्णन किया था, जिक्र किया था। देन हमने इंग्लैंड की बात की, जहां पे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो वहां पे इन सारी चीजों का शुरुआत एक तरह से हम लोग कह सकते थे। देन उसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में, वहां से इंडिया में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। देन धीरे धीरे वहां पे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होते चला गया। देन हमने देखा कि डिफरेंट जो थिंकर्स थे, जिन्हें हम लोग पियोनर्स बोल सकते हैं, या जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना अपना योगदान दिया मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट के इवोल्यूशन में। तो ये था स्टूडेंट आपका इवोल्यूशन का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए स्टूडेंट तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी नेक्स्ट वीडियो है स्टूडेंट उसकी मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट कोड YT। यहाँ पे आपको सारे जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको पहले ही दे दिए जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।